हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ना शुरू किया था कि कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, फॉलो किया जाता है। हमने ये भी समझा था कि कैसे इंडिया में 3 तरीकों से फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया गया। वो 3 तरीके क्या थे? सबसे पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक एक करके इन तीनों ही तरीकों के बारे में समझेंगे और आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले तरीके के साथ। हमारे आज के लेक्चर का नाम है लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मदद से इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाया गया और इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे देश में जो भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई गई, जिनको हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोलते हैं, इन स्टेट्स का जो क्रिएशन था, ये सबसे पहला और प्रमुख टेस्ट था इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, इंडिया की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए। अब ये एक मेजर टेस्ट क्यों था? क्योंकि हमें अभी अभी आज़ादी मिली थी, हम अभी अभी इंडिपेंडेंट नेशन बने थे। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटीज थी, हर जगह से ये डिमांड आ रही थी कि भाषा के आधार पर हमारे लिए एक स्टेट बनाया जाए, कल्चर के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट करा जाए। उसके वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा चैलेंजेस थे हमारे देश में। अब ये चैलेंज क्यों था? क्योंकि हमें एक तरफ तो लोगों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देनी थी। लोग अपनी भाषा को लेकर, बोली को लेकर, कल्चर को लेकर काफी ज्यादा प्राइड महसूस करते हैं। वो गर्व महसूस करते हैं कि उनकी ये आइडेंटिटी है, उनकी ये पहचान है, वो एक भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर इस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो हमें एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री उनके इन सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी थी। हमें इस बात का ध्यान रखना था कि हम उनकी इच्छाओं को, डिमांड्स को पूरा करें। और दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना था कि कहीं हम इन स्टेट्स को बनाने के बाद हमारे देश का बंटवारा ना कर दे। कहीं इतनी सारी स्टेट्स की क्रिएशन के वजह से हमारे देश में डिविजन्स ना हो जाएं। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लीडर्स के लिए, कि क्या वो लोगों की डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे और इस बात का भी ध्यान रख पाएंगे कि हमारे देश में यूनिटी बनी रहे, मतलब कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी रहे। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, सिंस इंडिपेंडेंस एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे देश के कई एरियाज, कई बाउंड्रीज मतलब सीमाओं को, कई सारी स्टेट्स के नाम को भी चेंज किया गया है। अगर आप 1947 का मैप देखें और 2019 का मैप देखें तो आपको उन दोनों मैप्स में काफी ज्यादा डिफरेंसेस नजर आएंगे। 1947 में कई ऐसी बाउंड्रीज हैं जो अब बदल चुकी हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जो आपको 1947 में तो दिखाई देंगे लेकिन 2019 के मैप में आपको दिखाई नहीं देंगे। वहीं पे कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जो 2019 में आपको दिखाई देंगी लेकिन 1947 में नहीं। क्योंकि 1947 के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे देश में कई सारी बाउंड्रीज को बदला गया, कई नई स्टेट्स को बनाया गया, पुरानी स्टेट्स को बदला गया, एरियाज को बदला गया। और ये बदलाव काफी ज्यादा अलग अलग रीजंस के वजह से आए। उनके बारे में हम आने वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने यही समझा है अभी तक कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा जो नक्शा था देश का, वो काफी ज्यादा बदल गया। काफी नई बाउंड्रीज हमें देखने को मिली, काफी नई स्टेट्स भी हमें देखने को मिली। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. अब 1947 में क्या हुआ? कई सारी ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदला गया और नई स्टेट्स को, न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया गया, बनाया गया। 1947 और 1950 के बीच में क्या हो रहा था हमारे देश में? कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी। 1947 के बाद हमें उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश का एक हिस्सा बनाना था, पार्ट बनाना था। तो 1947 और 1950 के बीच में हम उनको अपने देश का एक हिस्सा बना रहे थे।
हम अपनी बाउंड्रीज को चेंज कर रहे थे ताकि हम उन सभी नई स्टेट्स को भी अकोमोडेट कर सके और इंडिया को प्रॉपरली हम एक यूनाइटेड नेशन की तरह बना सके। 1950 तक ये प्रिंसली स्टेट्स हमारे देश में इंटीग्रेट हो चुकी थी। तो उसके बाद हमारे देश में 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बनाया गया। ये कैटेगरीज क्या थी? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। मतलब कि ए बी सी डी पार्ट्स में हमारे देश की स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इन स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारे देश में और डिमांड्स आने लग जाती हैं। कई ऐसे लोग थे जो डिमांड करने लग जाते हैं कि हमारे भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाया जाए। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1946 और 1947 के दौरान हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस किया था हमारे देश की जनता को कि वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि उस समय उनको लगता था कि ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, मतलब 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए, तो उसके बाद हमारे देश का बंटवारा हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसके वजह से हमारे लीडर्स को अब डर लगने लग गया। उन्हें ये लगने लग गया कि कहीं जैसे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, पार्टीशन हुआ, ऐसे कहीं हमारे देश के अंदर ना हो जाए। कई लैंग्वेज के वजह से भी हमारे देश के अंदर अलग अलग देश ना बनने लग जाए, पार्टीशन ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने उस बात को थोड़ा सा डिले कर दिया, लटका दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा निराशा हुई। अब सबसे पहले जो डिमांड थी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की, वो आ रही थी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के तरफ से। मतलब हमारे देश में जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए इंडिया के अंदर। और गवर्नमेंट इस बात को नहीं मान रही थी, इस बात को काफी ज्यादा डिले कर रही थी, जिसके वजह से ये जो प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे, ये जो डिमांड वो लोग कर रहे थे, वो धीरे धीरे वायलेंट होने लग गया। और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर गवर्नमेंट को हार माननी पड़ी और उन्हें वो डिमांड को पूरा करना पड़ा। इसीलिए 1953 में हमारे देश को मिला सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को बनाया गया तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, जो कि बनाई गई थी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए 1953 में। अब जब एक बार आंध्र प्रदेश को क्रिएट कर दिया गया तो बाकी लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा अब हमारी लैंग्वेज के लिए भी, हमारी कम्युनिटी के लिए भी एक स्टेट को बनाया जाए। तो इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, लोगों की डिमांड्स को रिस्पेक्ट करने के लिए 1956 में हमारे देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया। और उस एक्ट के अंतर्गत हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया। और इसी के साथ हमारे देश को मिली 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और इसी के साथ साथ जो हमारी पहले की 4 कैटेगरीज ए बी सी डी की स्टेट्स थी, उन सभी को अबॉलिश किया गया और न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया गया, जो कि अब भाषा के आधार पर बनाई गई थी। जैसे आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, वैसे बाकी के स्टेट्स बने। फॉर एग्जाम्पल, जो बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बनाया गया महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले लोगों के लिए और एक बनाया गया गुजरात गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स बनती गई और हमारे देश को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज मिल गई। तो ये क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी और लोग चाहते थे कि वो सेम भाषा बोलने वाले लोगों के साथ मिलकर रहें। तो ताकि हमारे देश में people who spoke the same language lived in the same state, हम लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किया। क्यों? ताकि हमारे देश में जो लोग सेम भाषा बोलते हैं वो सेम स्टेट का हिस्सा बन पाए, वो सेम जगह पर रह पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लोग सेम भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे को जानते हैं, वो रिलेटेबल फील करेंगे, उनको अपनापन महसूस होगा, वो शेयर करेंगे अपना कल्चर, अपनी भाषा और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और झगड़े कम होंगे। इसीलिए भाषा के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट कर दिया गया। अब जब एक बार भाषा के आधार पर स्टेट्स को क्रिएट किया गया तो उसके बाद कुछ एरियाज ऐसे भी थे, कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जहाँ पे कल्चर काफी अलग थे। कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारी भाषा सेम नहीं है लेकिन कल्चर सेम है, तो हमारे कल्चर के बेसिस पे भी एक स्टेट को बनाया जाए। अब जब ये डिमांड्स आने लग गई तो हमारे लीडर्स ने इन डिमांड्स को भी माना
यहाँ पर भी हमने डाइवर्सिटीज को, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना और इनके बेसिस पर भी स्टेट्स को क्रिएट किया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर यही लिखा है that some states were also created to recognize differences based on culture, ethnicity or geography, such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand। मतलब हमारे देश में हमने और भी डिफरेंसेस को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। हमने इस बात को समझा कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं या अलग अलग लोकेशन से भी बिलोंग करते हैं, और इसीलिए हमने इन बेसिस पर भी स्टेट्स को क्रिएट किया ताकि सेम कल्चर फॉलो करने वाले लोग, सेम कस्टम्स को, सेम ट्रेडिशंस को, रहने के तरीके को फॉलो करने वाले लोग एक ही स्टेट का हिस्सा बन सके। जो लोग सेम लोकेशन में रहते हैं, सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं, वो एक ही स्टेट पे साथ में मिलकर रह सके। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पे? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड का जो है वो अलग ट्राइब है। मतलब नागालैंड में अलग तरीके के लोग रहते हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं, वो अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग ट्रेडिशंस हैं उनके, और हमें उनके कल्चर को प्रिजर्व भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है। इसीलिए हमने नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, लेकिन उत्तराखंड में तो पहाड़ है, ये तो एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी के रीजन तो पहाड़ में नहीं है। तो यहाँ पर क्या था? ज्योग्राफिकल डिफरेंस था। इसलिए हमने क्या किया? हमने उत्तराखंड को भी एक सेपरेट स्टेट बना दिया, क्योंकि यहाँ के लोग, पहाड़ी लोग भी अलग तरीके के कल्चर को फॉलो करते थे। तो हमने उत्तराखंड को भी कल्चर और ज्योग्राफी के बेसिस पे अलग कर दिया। सिमिलरली हमने झारखंड के साथ किया। झारखंड में ट्राइबल लोग ज्यादा रहते थे, आदिवासी लोग ज्यादा अभी भी रहते हैं। यहाँ के भी लोगों का कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस, कस्टम सब कुछ अलग है। झारखंड पहले बिहार का एक हिस्सा था, लेकिन फिर हमने झारखंड को अलग कर दिया बिहार से और एक सेपरेट स्टेट क्रिएट कर दी। इसी तरीके से हमने कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पर भी अलग अलग स्टेट्स को क्रिएट किया। और इसी के साथ अब हमारी कितनी स्टेट्स हो चुकी है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्या आप सब जानते हैं कि हमारी सबसे रीसेंट स्टेट कौन सी है? सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सी है जो कि कल्चर के आधार पर बनाई गई है? इस स्टेट का नाम है तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर निकली है। ये भी कल्चर के आधार पर बनाई गई थी 2014 में। तो इसी के साथ हमारे देश को लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे और साथ ही साथ ज्योग्राफी के बेसिस पर भी अलग अलग स्टेट्स मिल गई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ लिखा है some national leaders feared that formation of linguistic states would disintegrate the country। जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि हमारे कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको डर लग रहा था कि कहीं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करके, बना के हम देश को तोड़ ना दे, डिसइंटीग्रेट ना कर दे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ऑलरेडी डिवीजन हो चुका था। और ये डर सही भी था, क्योंकि इतनी स्टेट्स बनाना बहुत ज्यादा रिस्की था। हमारा देश सच में अलग हो सकता था, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ, हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द सेंटर रेजिस्टेड दीज डिमांड्स इनिशियली। मतलब सेंटर ने पहले इन डिमांड्स को कि अलग अलग स्टेट्स को भाषा के आधार पर बनाया जाए, इन डिमांड्स को पहले बहुत रेजिस्ट किया, मतलब कोशिश करी कि वो इस डिमांड को पूरा ना करें। लेकिन हम लोगों ने फिर भी इन डिमांड्स को बाद में पूरा किया, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, बिकॉज the formation of linguistic states made the country more united and administration easier। हमें हमारे एक्सपीरियंस से यही पता चलता है कि ये स्टेट्स को बनाकर हमारा बहुत फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि इससे हमारा देश और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया, हमारे देश में एकता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब लोग अपनापन फील कर रहे थे, वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे, जिसकी मदद से हमारा देश और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गया। इसी के साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन और ज्यादा इजी हो गया और ज्यादा आसान हो गया, हमारी गवर्नेंस और ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि अब हमने डिफरेंट स्टेट्स को क्रिएट कर दिया था
तो हम रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर अच्छे से गवर्न कर पा रहे थे, इश्यूज को प्रॉपरली सॉल्व कर पा रहे थे, अपने रीजन को प्रॉपरली मेंटेन कर पा रहे थे, संभाल पा रहे थे। इसीलिए स्टेट्स की फॉर्मेशन से क्या हुआ, हमारा देश और ज्यादा यूनाइटेड हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी और ज्यादा आसान हो गया। और इन्हीं तरीकों से, इन्हीं स्टेट्स की मदद से हमारे देश में हमने सक्सेसफुली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया और हमारे टेस्ट को भी सक्सेसफुली पास किया। तो यहाँ पर हमने यही समझा है कि कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मदद से हमारे देश की डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हुई, हमारा देश और ज्यादा यूनाइटेड हुआ और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा आसान हो गई। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में लैंग्वेज पॉलिसी के साथ, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे लैंग्वेज पॉलिसी की मदद से हमारे देश में हमने फेडरलिज्म को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया। थैंक यू।